तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट किया था, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया हाउ ट्रेड लेड टू द बैटल्स। हम लोगों ने देखा किस तरीके से कंपनी और बंगाल नवाब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे, ऑल अबाउट द कंपनी कंसेशंस, कि नवाब्स जो थे उन्होंने मना कर दिया था कि कंपनी को कोई कंसेशन नहीं दी जाएगी, और इस वजह से फाइनली बहुत सारी बैटल्स हुए थे। तो फर्स्ट बैटल जो हमने पढ़ा था दैट वाज द बैटल ऑफ पलासी दैट टुक प्लेस इन बंगाल बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, और इसमें सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड। Also, the second battle that we talked about was Battle of Buxar that took place in 1764 and in Bihar, right? वो मीर कासिम और फिर रॉबर्ट क्लाइव, इन सबको मिला के ये पूरा बैटल हुआ था। आप वो बैटल के बारे में एनसीईआरटी बुक में पढ़ सकते हो। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपनी रूल एक्सपैंड्स, कि किस तरीके से फाइनली कंपनी रूल आफ्टर एस्टैब्लिशिंग देयर पावर, देयर एडमिनिस्ट्रेशन हियर इन बंगाल, किस तरीके से फाइनली वो उनका एक्सपेंशन शुरू होता है हमारे इंडियन टेरिटरी में। ओके, सो द कंपनी यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम। तो बच्चों ऐसा था कि कंपनी बहुत पहले वो लड़ाई, बहुत ज्यादा बैटल में वो लोग बिलीव नहीं करते थे कि उनको लड़ाई नहीं करनी थी, राइट? तो वो लोग हमेशा एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड्स ही यूज करते थे वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, और किसी तरह से वो अपने जितने भी इंडियन किंगडम्स हैं उनको एनेक्स करने में, मतलब कि उनको एक्वायर करने में। तो हम लोग अगर 1757 से 1857 तक अगर बात करें किस तरीके से इन लोगों ने इंडियन किंगडम्स को एनेक्स किया था, तो बहुत सारे की फीचर्स आपको नजर आएंगे। तो अब हम लोग वो सारे फीचर्स को देखते हैं, क्योंकि इसी की वजह से फाइनली दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग देयर रूल इन आवर इंडियन टेरिटरी। ओके, तो बच्चों अभी ब्रिटिश एक्सपेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ये मैप देखो, और देखो ये 1767 का मैप है जहां पे आपको ब्रिटिश एक्सपेंशन दिखेगा। तो ये जो ब्लू रीजन आप देख रहे हो दैट इज बिहार एंड बंगाल, राइट? ये आप इस रीजन को देखो इधर मद्रास की तरफ, तो आपको क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे बैटल ऑफ पलासी हुआ था, राइट? दैट हैपेंड इन बंगाल। बिहार में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। इधर कैलकाटा है जहाँ पे इन्होंने अपना सबसे पहले रिवर हुगली के पास 1651 में इन्होंने अपना पोर्ट स्टैब्लिश किया था, जो मैंने आपको बताया है, इंग्लिश फैक्ट्री जो स्टैब्लिश हुई थी। इधर बॉम्बे है, राइट? और मद्रास। तो आपके लिए दो तीन इंपॉर्टेंट जो जगह है जो आपको पता होना चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश एक्सपेंशन इज कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। अब 1805 में देखो फाइनली इन लोग का एक्सपेंशन कैसे हो रहा है। अब ये लोग साउथ में हैदराबाद, मराठा कॉन्फेडरेसी, इन सब रीजन्स को इन्होंने थोड़ा कैप्चर करना शुरू किया, राइट? अब धीरे धीरे आप देखो कि फाइनली इधर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी आप आओगे, और इधर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, सर्दर्न पार्ट, देखो किस तरीके से ये पूरे रीजन में 1858 तक फाइनली ब्रिटिश जो है एक्सपैंड किया था, राइट? तो आप इस मैप से समझ सकते हो कि सबसे पहले तो ये लोग बिहार और बंगाल जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है इधर इन्होंने कैप्चर करना शुरू किया, एनेक्स करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ये लोग साउथ में बढ़ने लगे और नॉर्दर्न पार्ट में भी फाइनली इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक्सपेंशन शुरू हुआ था। तो बच्चों आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 जब इनको दीवानी राइट्स मिल गई थी बंगाल की, कि जो भी रेवेन्यूज थे वो सारे इनको मिलते थे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे। ऑल्सो द नवाब्स हैड टू पे पर्सनल गिफ्ट्स, और जितने भी उनके अपने वास्ट रिसोर्सेज थे सब कुछ बंगाल नवाब्स को किसको सबमिट करना होता था? टू द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, राइट? तो आप देख रहे हो किस तरीके से इनडायरेक्टली लोग यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने डायरेक्ट नहीं किया था, इनडायरेक्टली कर रहे थे। नाउ अब इसके बाद किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग इंटरफेयर कर रहे थे वो देखते हैं। द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। नाउ हु वर दीज रेसिडेंट्स? तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ बच्चों कि कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने रेसिडेंट्स को अपॉइंट करना शुरू किया इंडिया में। दीज वर द कॉलोनियल ऑफिशियल्स। नाउ लेट अस सी हु वर दीज रेसिडेंट्स। सो दे वर द पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स and their job was to serve and further the interest of the company। तो बच्चों ये लोग पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स थे जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, और वहाँ के जो ट्रेड सिस्टम था उसको वो लोग एडमिनिस्टर करते थे। ओके, तो बेसिकली इनका क्या काम होता था कि जितना कहाँ पे कौन से रूल, कौन से लीडर को सक्सीड करना है थ्रोन पे, तो ये सारी चीजें ये लोग देखते थे बेसिकली, कि कौन सक्सेशन में आएगा, कौन से लीडर को चूज करना है, ऑल्सो कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा लोकल ऑफिशियल वर्क करने वाला है। तो ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से चलाना है ये रेसिडेंट्स जो थे इनका ये काम हुआ करता था। ओके,
नाउ देयर मेन जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो मतलब कंपनी को बेसिकली ये सर्व करते थे और जो भी कंपनी की इंटरेस्ट थी उनको ये लोग देखते थे किस तरीके से इंडिया में इनको अप्लाई करना है। So through the residents, the company officials began interfering in the internal affairs of Indian state. तो it was because of these residents, through these residents, कि जो company officials थे, they began interfering in the internal affairs. Internal affairs कहने का क्या मतलब है? जो Indian states के administration थे, political administration था, वहाँ पे different regional kingdoms, let's say मराठास या फिर आप हैदराबाद का बात कर लो, अवध की बात कर लो, तो ये सारी चीजें जो थी इन सबको कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने रेसिडेंट्स को रखा था। ओके, हियर इज अ पिक्चर ऑफ रेसिडेंट, राइट। इनके बहुत सारे सर्वेंट्स हुआ करते थे। तो ऐसे बहुत सारे रेसिडेंट्स थे डिफरेंट रीजनल किंगडम्स में। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उनको कंट्रोल जब करना शुरू किया उन लोगों ने, तो एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, दैट इज द सब्सिडरी अलायंस, कि एक अलायंस उन्होंने शुरू किया विद द लोकल ऑफिशियल्स ऑफ डिफरेंट किंगडम्स। Now let us study about the subsidiary alliance. So according to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. तो बच्चों ये subsidiary alliance क्या था उस टाइम पे जो इन लोगों ने शुरू किया था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने शुरू किया था, with whom? With the local officials there in the Indian territory, okay, different regional kingdoms में। तो इस अलायंस के तहत क्या होता था बच्चों की जो इंडियन रूलर्स थे डिफरेंट रीजनल किंगडम्स में, उनको अपने इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस नहीं रखने थे। मतलब उनका जो मिलिट्री सर्विसेज, जो मिलिट्री ऑफिशियल्स या फिर जो सोल्जर्स हुआ करते थे, उनको अपने नहीं रखने होते थे। दे वर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट दे हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस। तो बच्चों इनको जो आर्म फोर्सेस थे ये कौन सप्लाई करना शुरू कर दिया? ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने सप्लाई करना शुरू कर दिया। सो दीज आर्म फोर्सेस नाउ दे वर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। और अगर ये लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं इस आर्म फोर्सेस को, तो ऑब्वियसली उनको पे करना पड़ेगा कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, है ना। सो दे हैड टू पे फॉर दी सब्सिडरी फोर्सेस, जो भी ये फोर्सेस कंपनी जो है इनको प्रोवाइड कर रही है टू दी लोकल ऑफिशियल्स और द लोकल इंडियन रूलर्स। और ये शुरू किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सो लॉर्ड वेलेस्ली स्टार्टेड दिस सब्सिडरी अलायंस। और बच्चों ऐसा होता था कि अगर मान लो कोई भी रूलर, इंडियन रूलर, उन लोगों ने ये फोर्सेस जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, इफ दे वर नॉट एबल टू पे द सब्सिडरी फोर्स फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस, उनके टेरिटरी को ले लिया जाता था, राइट। उनके टेरिटरी को कब्जा कर लिया जाता था। बेसिकली अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव योर टेरिटरी टू द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो कि नवाब ऑफ अवध को देना पड़ा था अपनी एक टेरिटरी, क्योंकि वो लोग टाइम के साथ उन लोगों ने पे नहीं किया था फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस दैट वर बीइंग गिवन बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। सो दिस वाज द होल सब्सिडरी अलायंस। Apart from that, the company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interest. तो बच्चों ये लोग मिलिट्री कन्फेडरेशन या फिर लड़ाई या बैटल कब शुरू होता था? जब ये लोग देखते थे कि उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे एक थ्रेट हो रहा है, राइट। कहीं भी उनको लगता था कि अब शायद इनके पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इनका पॉलिटिकल या इकोनॉमिक अथॉरिटी या फ्रीडम जो है उस पे कुछ ना कुछ थ्रेट हो रहा है, तो इस वजह से फाइनली दे रिजॉर्टेड टू द डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? द एंग्लो मैसूर वॉर। यहाँ पे एंग्लो किसको डिनोट करता है? द ब्रिटिश। वी यूज दिस टर्म एंग्लो फॉर द ब्रिटिश पावर एंड मैसूर द रीजन दैट इज प्रेजेंट इन आवर इंडियन टेरिटरी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस एंग्लो मैसूर वॉर। सो यहाँ पे आप इस मैप में देखो, ये जो आप सर्दर्न पार्ट में ये रीजन पूरा आप देख रहे हो, दैट इज द रीजन ऑफ मैसूर। उस टाइम पे अगर हम बात कर रहे हैं जब ब्रिटिश पावर थी, राइट, 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पर। सो मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, who ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan. तो बच्चों ये मैसूर का जो रीजन है that was under the control of Hyder Ali, जो इस टाइम पे मैसूर का रूलर हुआ करता था। और उसका सक्सेशन किसने किया था? टीपू सुल्तान ने। ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेरोशियस पावरफुल रूलर इन आवर इंडियन हिस्ट्री। इसके बारे में आप एनसीईआरटी बुक में भी डिटेल में पढ़ सकते हो। आई विल टॉक अबाउट इट इन शॉर्ट हियर। तो ये जो आप देख रहे हो मालाबार रीजन यहाँ पे बच्चों, जो मैं अभी सर्कल कर रही हूँ, तो इस रीजन में टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये मैसूर रीजन का काफी अच्छा पार्ट था जहाँ पे ट्रेडिंग हुआ करती थी, पेपर और कार्डेमम। तो ब्रिटिश जो थे इसी रीजन से ये लोग एक्सपोर्ट करते थे गुड्स को।
लेकिन टीपू सुल्तान ने क्या किया, इन्होंने सारे लोकल ऑफिशियल्स को मना कर दिया टू ट्रेड विद द ब्रिटिश पीपल। ओके, वो नहीं चाहते थे कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे ये लोग एक थ्रेट बने। ब्रिटिश पीपल शुड बी अ थ्रेट ऑन दीज ऑन द टेरिटरी ऑफ मैसूर दैट वाज अंडर हैदर अली, एंड आफ्टर दैट his successor that is Tipu Sultan. So British saw Hyder Ali and Tipu Sultan as dangerous rulers who were to be crushed, and as a result of this 4 wars were fought between them. Now let us talk about the 4 wars of the Anglo-Mysore war here. तो बच्चों ये है picture of Tipu Sultan. You should please go through the NCERT book and read more about Tipu Sultan. And this is Hyder Ali, who was the father of Tipu Sultan, under whom the Mysore state was under his control. So the first Anglo-Mysore war took place in 1767 and it was concluded in 1769. Second Anglo-Mysore war took place in 1780 to 84. Third Anglo-Mysore war took place between 1790 to 92. Fourth Anglo-Mysore war took place in 1799. अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सारी डेट्स याद रखने होंगे, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स एज यू नो दैट। तो ये सारे जो एंग्लो मैसूर वॉर थे, चारों एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में आप पढ़ना और इनके डेट्स को भी आप याद रखना। इट वॉज ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। तो ये जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम, और इसी बैटल में कंपनी फाइनली मैसूर को जीत लेते हैं और टीपू सुल्तान ही डाइड हियर, यू नो, प्रोटेक्टिंग हिज ओन किंगडम ऑफ सेरिंगपट्टनम। तो फाइनली ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है जिसमें टीपू सुल्तान को ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने हरा दिया था और उन्होंने ये पूरा मैसूर टेरिटरी को इन्होंने अपने अंडर ले लिया। नाउ दे एक्सपैंडेड इन द साउथ। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एंग्लो मराठा वॉर्स। So from the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy the Maratha power. अब हम मराठास के बारे में देखते हैं, ये कौन थे। तो आप ये रीजन देखो मैप में बच्चों, this is the Maratha region here. They were divided into many states under different chiefs or sardars belonging to dynasties such as Scindia, Holkars, Gaikwads and Bhosles. तो बच्चों ये मराठा कॉन्फेडरेसी या फिर ये अलायंस में वर्क करते थे। इसके अंदर बहुत सारे चीफ्स हुआ करते थे और कौन कौन से थे वो, सिंधियास थे, होलकर्स थे, गायकवाड्स थे, भोसलेस थे। ये सारे नाम भी आप याद रखना। These chiefs were held together in a confederacy under a पेशवा who was the principal minister. कॉन्फेडरेसी का मतलब अलायंस होता है कि ये सारे चीफ्स मिलकर यहाँ पर रूल करते थे और इनका लीडर कौन था, पेशवा, who was the prime minister, और ये यहाँ पे पुणे में इनका एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑफिस हुआ करता था। ओके, ही वॉज द मेन रूलर, मेन चीफ हियर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल हेड कह दो, वो पेशवा पुणे में रहा करते थे। ओके, यू कैन रीड मोर अबाउट इट इन योर एनसीईआरटी बुक। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एंग्लो मराठास वॉर। सो सीरीज ऑफ 3 वॉर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1775 टू 1819। तो कितने वॉर्स हुए थे एंग्लो मराठास में? 3 वॉर हुए थे। सो इट वॉज द थर्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन 1817 टू 1819, और फाइनली ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था बच्चों, which gave the British almost the entire control of India. तो अगर आप इस पिक्चर में देखो बच्चों, तो ये लोग मैसूर रीजन को तो इन्होंने कैप्चर कर लिया, हैदराबाद अभी इनके पार्ट में नहीं था, मराठास इन लोगों ने कैप्चर कर लिया आफ्टर द एंग्लो मराठा वॉर, बंगाल बिहार का रीजन ऑलरेडी इनके अंडर था। तो आप देख रहे हो किस तरीके से इनका एक्सपेंशन बढ़ते जा रहा है ना। सो बेसिकली व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी टॉक्ड अबाउट द कंपनी रूल एंड हाउ इट एक्सपैंडेड, कि पहले इन लोगों ने रेसिडेंट्स रखा जो इंटरफेयर करने लगे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में, और फिर हम लोगों ने वॉर्स के बारे में देखा अबाउट द एंग्लो मैसूर वॉर एंड द एंग्लो मराठास वॉर, कि पहले मैसूर के साथ इन लोगों ने लड़ा और फाइनली 4 बैटल्स हुए एंड देन ब्रिटिश बिकेम विक्टोरियस, और ऐसे ही मराठास के साथ इनके 3 वॉर हुए थे एंड फाइनली मराठा वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। ओके, तो इसी तरीके से बंगाल, मराठास, मैसूर, ये सारे रीजन जो है ब्रिटिश के अंदर आने लगे एंड दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग इन द इंटीरियर। पहले तो ये ट्रेड कर रहे थे बट फाइनली इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। Now we will talk about British Empire more in the next class about the expansion and the administrative work. Okay, thank you very much. That's all for today.